सादर नमस्कार। के हिंदी में आपका स्वागत है। और यूजीसी नेट और तमाम परीक्षाओं के लिए जो हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित है, आप मेरे चैनल पर आकर के मैंने जो बहुत सारे विषयों पर वीडियो बना के रखे हुए हैं, चाहे अज्ञे की कहानियों पर हो, उनके उपन्यासों पर हो, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं। आकाशदीप कहानी पर है, कविताओं पर है, विचारधाराओं पर है, हिंदी के विकास पर है। तो आपको जो भी आपके अनुकूल हो, आप उसको पूरा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना अधिक ज्ञान का लाभ ले सकते हैं लीजिए और अपने आप को समृद्ध कीजिए। सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़माने में आप जितना अधिक इसका उपयोग करेंगे, जितना अधिक इसको एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आप सीखते हुए चले जाएँगे। और ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है, सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि अगर हम अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने अपनी समझदारी के दम पर यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम अपना समय, अपना पैसा और बहुत सारी चीज़ों की बचत कर सकते हैं। अज्ञे की कविता अ, हरी घास पर क्षण भर पर बातचीत हम कर रहे थे। थोड़ी बातचीत हमने पिछले वीडियो में की थी और बाकी जो बची हुई कविता है उस पर मैं अभी बात कर रहा हूँ। कि किस प्रकार से हरी घास पर क्या-क्या चीज़ें हैं कि गीली हवा, नदी की फूले नथुने, साँस फूल रही है ऐसे करके, भर्राई सी स्टीमर की और किस प्रकार से जो नदी में स्टीमर चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। खंडहर, ग ग्रथित अंगुलियाँ, मासिक का मधु, डाकिये के पैरों की चाप। अब देखिए कि उन सारी चीज़ों को महसूस करने की बात बार-बार कह रहे हैं कि जो खंडहर है, जो रुइंस बिल्डिंग के जो पुराने जो महल है, उनकी अनुभूतियाँ, उनकी अनुभूति सुनिए आप। और जो आपस में अंगुलियाँ गूँथी हुई है, बाँसे का मधु, टाकिये के पैरों की चाप, है ना? उन सबको छूना है। अध जानी बबुल की धूल मिली, अध जानी जिस बबुल की धूल को आप जानते नहीं, बबुल का पेड़ यहाँ तो नज़र नहीं आता लेकिन हमारे उधर बहुत है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ बारिश कम ही होती है और आप जानते हैं कि बबुल के पेड़ को पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो बबुल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का, है? जो शिरीष का पेड़ होता है उसकी जो फूल झड़ना है, कविता के पद और कविता के पद की आवाज़ सुनना, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे-धीरे। अब आजकल आपको पता ही है कि मंदिर मस्जिद की बात बहुत चल रही है हिंदुस्तान में। तो कह रहे हैं कि मस्जिद का जो गुंबद है उसके पीछे जो सूर्य डूब रहा है और उसके डूबने का जो एहसास है, जो अनुभव है उसको महसूस कीजिए। वो न जाने कितनी स्मृतियों, न जाने कितने अनुभवों, न जाने कितने दुखों, न जाने कितने सुखों और न जाने कितनी यादों को एक साथ गुजार रहा है। झरने के चमकीले पत्थर और जो झरना बह रहा है, उसमें जो पत्थर चमक रहे हैं वो मोर मोरनी घुंघरू, देखिए मोर मोरनी घुंघरू की आवाज़, संथाली जुगुर का लंबा कसक भरा आलाप। और जो संथाली, देखिए संथाल कौन है? आदिवासी लोग हैं। देखिए अज्ञे ने किस प्रकार से तमाम चीज़ों का और रिदम का इस्तेमाल किया। इसलिए उनकी भाषा में हमेशा रिदम और लय और ताल का बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस रिदम और उस लय और ताल के आधार पर वो बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आते हैं। और जब बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आते हैं तो उससे बहुत सारे अनुभव या बहुत सारी चीज़ें अपने आप नज़र आती हैं और उनकी ज्ञान का विस्तार भी पता चलता है। रेल का आह की तरह धीरे-धीरे खींचना लहरें, देखिए रेल जो आधुनिक यंत्र है ना, किस प्रकार से आवाज़ करती है, तो कह रहे हैं कि जैसे रेल चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आह की आवाज़ आ रही है, किसी के अंदर बहुत पीड़ा का एहसास हो रहा है। और लहरें, आँधी, पानी, नदी किनारे की रेती पर बीते भर की छहाँ झाड़ की, देखिए नदी के किनारे में जो छोटी-छोटी झाड़ियाँ हैं और बीते भर की एक रेत की जो झाड़ियाँ, इतनी बड़ी झाड़ियाँ हैं और उनकी जो झाड़-झंखाड़ है, अंगुल-अंगुल नाप-नाप कर तोड़े तिनकों का समूरा, अंगुलियाँ नाप-नाप कर किस प्रकार से जो तिनके तोड़ रहे हैं। लू, मौन, लू यानी गर्मी चल रही है और सब मौन है। मतलब प्रकृति का जो एक संसार है, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको अज्ञे बहुत ही सुंदरता के साथ अभिव्यक्त करते हैं, अनुभव करते हैं। याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं, है ना? मतलब हम अतीत की बहुत सारी स्मृतियाँ याद करते रहें और कहते अतीत के शरणार्थी होना मतलब अतीत में जीना, वर्तमान को न जीना, चाहे अतीत अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन स्मृतियों को लगातार वर्तमान में जीना, तो कह रहे हैं कि वो अच्छी बात नहीं है और हम अतीत में जीने वाले अपने आप को शरणार्थी नहीं मानते। हमेशा इंसान को
प्रेजेंट में जीना चाहिए, सही बात है ना। लेकिन अगर हम अपनी किसी अतीत की पीड़ा या अतीत की किसी यूटोपिया यानी बहुत सुखद स्मृतियां हैं और बार बार वहीं जाकर अपने आप को सुकून महसूस करते हैं तो अच्छी बात नहीं। और वर्तमान में हमारी स्थिति बहुत खस्ता है और हम अतीत की कल्पनाओं में जी रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। स्मरण हमारा यानी कि जो यादें हैं हमारी जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन यानी कि जो हमारी यादें हैं लगातार उसमें कहते हैं ना कि उसमें आप रिदम चेंज होते रहना चाहिए, उसमें एक ही तरह का लय नहीं होना चाहिए बल्कि उसके अंदर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। जिस प्रकार से पत्थर को छेनी देकर के कलाकार उसकी मूर्ति बनाता है वैसे जीवन को भी बार बार हमें परिमार्जित करते रहना चाहिए, प्रत्यावलोकन करते रहना चाहिए, जिसका भी हमें इवोल्यूशन या मूल्यांकन समय के साथ करते रहना चाहिए। हमें न हीन बनावे प्रत्य विमुख होने के पाप बोध से। और वो सारी जो जैसे हमने कुछ अतीत में कुछ गलत कर दिया है तो वो हीन भावना हमारे अंदर बैठी हुई है। मैंने कहा ना कि फ्रायड का जो मनोविज्ञान है वो गे की कविताओं में बहुत आता है, गे के उपन्यासों में बहुत आता है, गे की रचनात्मकता में आता है। मनुष्य की जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना जो कि वो किस प्रकार से उस संसार में अपने आप को हीन समझने लगता है, पाप बोध से भर जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें उन सारी चीजों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमें न हीन बनावे प्रत्य विमुख होने के पाप बोध से, कि हम कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं ना कि अपने आप को उस पुरानी परंपरा से अलग कर रहे हैं तो हमारे अंदर अपराध बोध नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छा बोध होना चाहिए कि हम कुछ नया कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, नया समझ रहे हैं। गे का ये कहना है। और अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो वो हमारे लिए और बेहतर और बेस्ट हो सकता है, बेस्ट होगा। इसलिए हमें अपराध के बोझ से बाहर निकलने की आवश्यकता है। फिर वो कह रहे हैं कि आओ बैठो क्षण भर, कुछ क्षण मेरे साथ बैठो। एक क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैयाजी से। वो कह रहे हैं कि जो क्षण मिला है साथ बैठने का किसी नगर सेठ की कृपा से नहीं मिला है, ये हमारा अपना क्षण है, हमारा पल है, जिसे हमें अपने हिसाब से और अपनी अनुभूति के साथ जीना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और हमें किसी का गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये क्षण हमें कैसे मिला है, हमें मिला है अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीका। जो हमारा जीवन रूपी जो खजाना है उससे किसी ब्याज की तरह हमें मिला है। जैसे आपके पैसा बैंक में एफडी करवाते हैं तो किसी ब्याज मिलता है, तो वैसे हम जो जीवन जी रहे हैं ना उसी जीवन का एक इंटरेस्ट है कि हम दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, खुशी का एहसास कर रहे हैं और जीवन को और भी खूबसूरत बनाने का निरंतर प्रयत्न और प्रयास करते जा रहे हैं। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारो। कह रहा है कि मैं तो मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें क्षण भर को जी भर के निहारना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों की खूबसूरती, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हें निहार के जीना चाहता हूँ। मैं अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, मतलब जो तुम्हारे चेहरे की जो तमाम रेखाएं उनको मैं एक एक करके पहचानना चाहता हूँ। चाहे झुर्रियां पड़ गई हो, चाहे आंखों में उदासी हो, चाहे तुम्हारी आंखों में चमक हो, उन सारी रेखाओं को मैं एक एक करके देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ बैठो। चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी सांझे की अनगिनत स्मृतियों की, क्या कह रहा है, उन सारी चीजों को देखना चाहता हूँ, आंखों की, चेहरों की और हमारी आपस की जो स्मृतियां हैं, सांझे की स्मृतियां दूसरे की, उन सारी अनगिनत स्मृतियों को मैं फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। मैं फिर से उनको याद करके फिर से जीना चाहता हूँ और तुम्हें निहारना चाहता हूँ। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है ना। और हमारे मन में ये भाव नहीं हो, भावना फिर अगर किसी को देखना आ रहे हैं तो ये तो वासना यानी कि काम वासना की तरफ कि आप उसके ऊपर उसके साथ कोई सेक्सुअल डिजायर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा ऐसा मत सोचिए। ये मेरा सहज देखना है। मैं हर चीज को सिर्फ काम वासना के भाव से नहीं देखता हूँ, हर स्त्री को मैं उस भाव से देखने का, मैंने कहा ना कि मनोविज्ञान की इस दुनिया के तमाम बिंदुओं को हमारे साथ में साझा करते चलते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को देखना सिर्फ काम भावना से सेक्सुअलिटी के साथ देखना नहीं है ना। तो उस भावना से बाहर निकलने की बात इसलिए वो बार बार करते हैं अपने आप। धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, जो धुंधलापन होता है उसमें किस तरह से चेहरे की रेखाएं धीरे धीरे मिटने लगती है। केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे और सिर्फ आंखें ही देखें। हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, ये जो हरी घास है इसका अगर पत्ता पत्ता भी मिट जाए तो कोई बात नहीं,
लिपट झाड़ियों के पैरों में, जो ये कुछ झाड़ियां उनके पैरों में लिपट जाएंगे, और झाड़ियां भी धूल जावे क्षिति रेखा के वृषण ध्वांत में। ये आगे क्या कहते हैं कि झाड़ियां भी धूल जावे क्षिति रेखा के वृषण ध्वांत में, और जो आसमान की जो रेखा है, क्षिति यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, क्षिति रेखा है ना, और मृषण ध्वांत में, मृषण यानी कि मतलब जैसे मृषण तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई चीज होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, ऐसे उसमें कुछ विशिष्टता होती है, ध्वांत में होता है, उसकी चमक में होता है, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, है ना। मतलब हमें लगता है कि जैसे धरती और आसमान का मिलन हो चुका है, लेकिन हमारे मन में और हमारे दिल में वो विस्तार बना रहे कि आसमान और धरती अनंत है और मुक्ति यहीं पे मिलेगी हमें, सीमाहीन खुलेपन का है वो। लेकिन हम ये नहीं समझे कि धरती और आसमान मिल गए क्षितिज के, इसलिए यहाँ रास्ता बंद हो गया, बल्कि रास्ता यहाँ खुल रहा है, इस रास्ते के तमाम आयाम, तमाम पैगाम खुल रहे हैं, उस चीज को समझने की बात हम बता रहे हैं, और तमाम सीमाएं खुल करके अनंत राहों की तरफ ले जा रही है। चलो उठे अब, और क्या बोल रहे, अब इस घास पर बहुत देर बैठ गए, चलो उठ जाते हैं। अब तक हम थे बंधु शेर को आए, है ना, हम दोनों साथी थे और घूमने के लिए आए थे। देखे हैं क्या कभी घास पर लोट-पोट होते, सत भैये शोर मचाते। वो कह रहे हैं कि इस घास पर न जाने कितने, जो किसी पक्षी का नाम ले रहे हो, सत भैया, कोई सत भैया, है ना। किस प्रकार से जब घास पर कोई जीव जंतु जब पटक रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, और उस मस्ती का एहसास क्या होता है। मैंने कहा ना कि ये उन सहज चीजों को सहजता के साथ बार बार देखना चाहते हैं, उनको, और उनकी जो मुक्तता है उसको अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं, यही यज्ञ की महत्ता है। और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। कह रहे हैं, अगर हम तो घूमने के लिए आए हैं, लेकिन अगर हम बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो लोग समझेंगे यहाँ कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है धुंधलके में, तो कोई किस कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है अपना, जो प्रेमी प्रेमिका बातचीत करते हैं, अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं, देह से देह मिलाते हैं, है ना। तो अज्ञे इसलिए बोल रहे हैं कि चलो अब बहुत हो गया, धूप में बैठ लिए घास पर, अब धुंधलका हो रहा है और चलेंगे, अब शाम हो रही है। वह हम भी वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने। अगर कह रहे कि अगर हम दोनों प्रेमी प्रेमिका भी हो जाएंगे तो सिर्फ एक घास ही जानेगी, दूसरा हमें कोई जान नहीं पाएगा। जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रोता है और वह नहीं बोली। बोल रही कि मैंने ऊपर बताया था ना, घास बोल रही कि आकर के मुझे रोंदो, बुला उसने ना, कि हर कोई मुझे रोंदता है, और वो जैसे घास ये बुला रही होती कि मुझे आके रोन दो तुम, मुझे पूरा दबा दो, रोन दो मुझे। जैसे अब किसी के ऊपर गिर जाते हैं ना, तो कैसे उसको तहस नहस कर देते हैं, तो जैसे घास ये निमंत्रण दे रही हो, ये बात पहले ही अग्नि ऊपर बोल चुके हैं। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रोता है और वह नहीं बोली। वो कह रहा है कि घास का जो खुला निमंत्रण था, इसी कारण से उसे हर किसी ने आके रोता है, और उसने आज तक किसी को कभी भी कुछ भी नहीं बोला है। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिसकी भाषा में अतिशय चिकनाई है। और कह रहे हैं कि जो नगर के जो लोग होते हैं, जिससे नगरी सभ्यता की बात कही, नग्गे ने पहले भी कही कि नगरी सभ्यता के लोग बहुत मीठे बोलते हैं, उनकी तरफ से भाषा की जादूगरी होती है, उनके अंदर इमोशन, उनके अंदर करुणा नहीं होती है। तो उस भाषा के मिठास के माध्यम से किस प्रकार से आपको लगातार वो बेवकूफ बना देते हैं। गांव का लोग गंवारू तो गंवारू भाषा बोलता है तो सीधा बोल देता है, लेकिन शहर के लोग पूरी बात को लपेट के बोलता है, और आपको एहसास भी नहीं होने देगा कि आपको कब उसने चूना लगा दिया है, कब वो आपको बेवकूफ बना करके चला गया है। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है। मतलब इसलिए चिकनाई का मतलब वही है, लपेट के बोलना, बहुत मीठा मीठा बोलना, और मीठा मीठा बोल के बेवकूफ बना देना, और काम निकलने के बाद आपको पहचानना भी नहीं। ये जो चिकनाई है ना, बड़ी खतरनाक है नगरी सभ्यता। इसलिए अज्ञे ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, और अज्ञे इसको लगातार क्रिटिसाइज करते रहे अपनी तमाम रचनाओं में। साबुन की किंतु नहीं साबुन की किंतु नहीं है करुणा, है ना। जो कह रहे हैं कि उनके पास चिकनाई साबुन की तरह चिकना बोलते हैं, जिस प्रकार से साबुन लगाने पर कपड़े साफ हो जाते हैं ना, वैसे वो लोग बोल करके किसी आदमी को साफ कर लेते हैं, मतलब उसका इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं, क्योंकि मीठी मीठी भाषा बोलना, और ये मिठास, ये नाटकी भाषा बोल करके किस तरह से शहर के लोग या शहरी सभ्यता के तमाम जो अपने आप को सो कॉल्ड कल्चर्ड लोग बोलते हैं,
वो किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं कि नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता, अर्बन और रूरल का जो डिफरेंट है उसको भी हम समझ सकते हैं कि अर्बन लाइफ में क्या चल रहा होता है और रूरल लाइफ जो होती है उसकी जो परंपराएं होती है, उसका जो मूल्यबोध होता है, उसका जो जीवन होता है वो क्या होता है। गाँव में आप जाइए कभी भी, कोई भी आदमी आपको पानी पिला देगा, खाना खिला देगा। आप अगर चले गए किसी कारण से भूले भटके भी, आप नहीं जानते किसी इलाके में चले जाते हैं, तो लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन शहर में आइए आप, शहर में कोई नहीं पूछने वाला, भूखे मर रहे तो मरते रहो, सड़क के किनारे पड़े रहो भले आप, कोई हाल नहीं पूछने वाला। और पूछेगा तो आपके पास पैसा होगा, पावर होगा तो सब पूछेंगे आपको। ये जो चिकनाई अगर आपके पास होगी तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चिकनाहट नहीं है, ये भाषाई चमत्कार पैदा करने की, चमचागिरी करने की, ये मीठा बोलने की कला अगर आप नहीं जानते हैं, तो इस नगरीय सभ्यता में आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो अज्ञे उसी की आलोचना, उसी की वास्तविकता को इस कविता में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साबुन की तरह बोलता है और किंतु नहीं है करुणा, लेकिन उसमें करुणा कुछ भी नहीं है। आपका दुख, आपकी पीड़ा, उस पर कभी उसको दया नहीं आएगी। हम लोग गए थे हॉस्पिटल में कल ही, तो बस उसको बिल भरना है, बिल देना है आपको, आपके पास पैसा है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार घुमाएगा वो। और आप कितना दूर से आ रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है, उस सारी चीज़ों की उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहेगा कि हमने 1 करोड़ रुपए देकर के एमबीबीएस किया है, पैसा कमाएँगे ना भाई, क्यों आपकी सेवा करेंगे फ्री में? तो नगरीय सभ्यता का कुछ ऐसा ही हाल है भाई। तो उसकी वास्तविकता को भी हमें समझने की आवश्यकता है। उसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। लेकिन अब हम उसमें कहाँ अपने आप को फिट कर पाते हैं, वह हमारे ऊपर डिपेंड है। अब कहा ना उसने कि उसमें करुणा नहीं है, किस नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा, उठो चले प्रिय। आगे कह रहे हैं कि अब उठो, चलते हैं मेरे प्रिय, अब हमारा घूमना हो गया है। और इस घूमने फिरने की यात्रा के तहत अज्ञे ने वो सारी बातें बता दी जो बताना चाहते थे और जो वो करना चाहते थे। हमने बताया ना कि ये कविता किस प्रकार से कितनी महत्वपूर्ण है, इस कविता की क्या महत्ता है, इस पर हम बात पहले ही कर चुके हैं। और ये कविता 1949 में प्रकाशित हुई थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की कविता है। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था और 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अज्ञे ने आज़ादी के पहले का समय भी देखा था और आज़ादी के बाद का समय भी देखा था हिंदुस्तान की, इसलिए उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं। और अंग्रेजी साहित्य का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था, इसलिए भी उनको पता है। नगरीय सभ्यता का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए वो चिकनाई की बात बार बार करते हैं। और ये चिकनाई किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला तरीका है, वो बात भी वो इसीलिए बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अज्ञे को समझने के लिए नगरीय सभ्यता की विडंबनाओं को भी हमें समझने की आवश्यकता है। अज्ञे असल में ग्रामीण जीवन के कथाकार नहीं है, आधुनिक शहरी जीवन की जो विडंबना है, उन सारी चीज़ों को अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में दर्ज करते हुए अज्ञे नजर आते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। और शहरी जीवन किस प्रकार से आपको बहुत सारी संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन चिकनाई अगर आपके पास नहीं है तो आपको ठग करके आपको पूरी तरह से रोड पे भी ला सकता है। उस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। और अज्ञे जिस समय लिख रहे थे तब से तो हमारा शहर का जीवन बहुत बदल चुका है। अब तो मेट्रो और न जाने क्या-क्या आ गया हमारे पास में। ज़ोमैटो, ओला क्या-क्या नहीं, उबर सब आ गया है। तो समय चीज़ें बहुत बदल चुकी है। और शहर का जीवन कितना खतरनाक हो चुका है और कितनी चिकनाहट और कितना झूठ और कितना फ़रेब यहाँ भरा पड़ा है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहिए, होशियार रहिए और किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, खुद पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आँख बंद करके किसी पर भी बिलीव नहीं करना है। नगरीय सभ्यता बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही झंझावात पैदा करने वाली है, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन अगर इस सभ्यता को आप समझ जाते हैं तो इस सभ्यता में आप सर्वाइव भी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएँ भी यहाँ पे खुलती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। जिस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु ग्रामीण जीवन के कथाकार हैं, रागी राघव ग्रामीण जीवन और इतिहास की बातें करते हैं, और हमारे नागार्जुन भी ग्रामीण जीवन की बात करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल भी ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन दोनों की बात करते हुए नजर आते हैं। रामविलास शर्मा जो बड़े आलोचक हैं, वो तो इतिहास, संस्कृति, परंपरा, मार्क्सवाद और तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो सवाल ये है कि हम चीज़ों को किस नज़रिए से और कितना समझ पाते हैं,
कविता कहानी को भी उतना ही समझ पाएंगे, और जितना अधिक अंदर डूबते हुए चले जाएंगे, विस्तार में जाएंगे, उतने ही हमें उसके बहुत सारे पहलू खुलते हुए नजर आएंगे। इसलिए किसी रचनाकार को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी पृष्ठभूमि समझ जाते हैं तो उसकी रचनात्मकता को, उसकी अनुभूतियों को, उसकी शब्द चयन को, उसके शब्दों की ध्वनियों को, उसके अंदर की ध्वनियों के पीछे की ध्वनि को भी समझ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, और आपने वीडियो पूरा सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैंने कविता पर बहुत सारे वीडियो बना के डाल के रखे हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप एक बार आइए और एक बार पूरा सुनिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए फिर से बार बार, और अगर आप निरंतर इस काम को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ बनेगी, आपको फायदा मिलेगा, और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने और समझने का भी सलीका सीखते हुए चले जाएंगे, अच्छे रोजगार की तरफ बढ़ेंगे, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ एक बेहतर जिंदगी जीने का अनुभव अर्जित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सूरज मकर रेखा में प्रवेश कर रहा है। अब ठंडी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और होली आएगी। मार्च महीने में होली है, उसके बाद फिर धूप और गर्मी का मौसम आएगा।